हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज हिमानी। सो गाइस, जैसा कि आप सबका अभी आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिप्को का नोटिफिकेशन आया था, उसकी लास्ट डेट अभी रिसेंटली आप लोगों की लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलिंग की वो क्लोज हुई है। तो उसी के रिगार्डिंग हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम जो क्रिप्को या फिर अदर एग्जाम में से रिलेटेड जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक नॉट रियली फ्रॉम क्रिप्को के प्रीवियस ईयर्स बट डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जिनके इस बार भी आने के चांसेस हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है या फिर आपको अपने जो आंसर्स हैं वो आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि आप लोगों ने कितना मार्क्स स्कोर किया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उसके बाद मैं एंड में आपको एक चीज भी बताऊंगी जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ना ये जो आपका क्वेश्चन है दैट वाज आस्क्ड इन योर क्रिप्को एग्जाम। ठीक है, तो ये आपसे पहले भी पूछा गया है। आई थिंक 2018 जो आपका क्रिप्को का एग्जाम था उसमें ये पूछा गया था। सो इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन इज नोन एज। ठीक है, तो जो आपका इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट होता है इससे भी आपने देखा होगा कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर आपको फैमिली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ये आपका एग्रोनॉमी का क्वेश्चन है, दैट इज इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन इज नोन एज। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ओके, जो शुगर केन का इन्फ्लोरेसेंस है वो आपसे पूछा गया। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि इसका आंसर क्या है, दैट इज एरो। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था ये आपसे। ठीक है, तो अब बाकी जो ऑप्शंस है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या पता इस बार इनमें से कोई क्वेश्चंस जो है ऑप्शंस है ये क्वेश्चन है इससे अराइज हो जाए। ठीक है, सो फॉर इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन ऑब्वियसली इट इज व्हाट, इट इज एरो। ठीक है, पैनिकल किसका इन्फ्लोरेसेंस होता है, तो ये होता है आपके राइस का। ठीक है, तो राइस का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, पैनिकल होता है। हेड होता है आपके किसका इन्फ्लोरेसेंस, हेड होता है आपके जो आपका सनफ्लावर और सैफ्लावर होता है, हेड या कैपिटलम, ये आपका इसका इनका इन्फ्लोरेसेंस होता है। ठीक है, एयर होता है आपके वीट का इन्फ्लोरेसेंस। ओके, सो एयर होता है आपके वीट का इन्फ्लोरेसेंस। तो आप लोगों को अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग इन्फ्लोरेसेंस तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि और मुझे बताइएगा कि मस्टर्ड में सिलिक्वा किसे कहते हैं, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मस्टर्ड में सिलिक्वा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आंसर करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एवरेज वेल डिकम्पोज एफआईएम। अच्छा, मैं आपसे लोगों के साथ वो एक क्वेश्चन और डिस्कस करने वाली थी रिगार्डिंग शुगर केन, ये भी आपसे पूछा गया था। तो आपसे पूछा गया था कि शुगर केन में कौन सी प्रोसेस की जाती है। ठीक है, तो वहां पर आपके पास जो करेक्ट सूटेबल ऑप्शन था दैट इज रेटूनिंग। ठीक है, तो रेटून आप क्या लेते हैं, शुगर केन का रेटून लेते हैं। तो प्रॉपिंग था ऑप्शन में, प्रॉपिंग आपको पता है बनाना में की जाती है। ठीक है, क्योरिंग था ऑप्शन में, जो आपका क्या कहते हैं टोबैको में जो क्योरिंग की जाती है। तो ये आपका क्या था, वो सूटेबल आंसर था। ठीक है, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि शुगर केन में कौन सा पार्ट हम सोइंग के लिए लेते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इन एन एवरेज वेल डिकम्पोज एफवाईएम। तो उसमें आपको एनपीके कंटेंट कितना कितना होता है। ठीक है, तो आपने मोस्ट सूटेबल जो ऑप्शन है उनको हम देखेंगे, दैट इज 0.5% नाइट्रोजन, बिल्कुल सही ऑप्शन है। 0.25% P2O5, ये भी करेक्ट है। 0.5% K2O। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तीनों ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, है ना। तो आपके जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। 0.5% आपका नाइट्रोजन होता है, 0.25% आपका फॉस्फोरस होता है एंड 0.5% आपका क्या होता है, K2 होता है। ओके, अब ये तो हो गई आपकी बेसिक चीजें जो आपसे एफवाईएम से पूछी गई थी। अब हम एक चीज और डिस्कस करेंगे, दैट इज आपको पता है एफवाईएम किसके अंडर आता है, मैन्योर में आता है। मैन्योर कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइडेड है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका मैन्योर है, मैन्योर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू बल्की एंड कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, सो बेसिकली बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है, तो ये आता है आपके बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर में। ओके, सो बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर में जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है वो लेस होता है और आपको इसको लार्जर क्वांटिटी में अप्लाई करना पड़ता है। ओके,
वेरेज जो आपका क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है एंड उसको अप्लाई आपको लेसर क्वांटिटी में करना पड़ता है, ठीक है। तो दैट इज योर कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसमें आपके केक्स आते हैं या फिर आपका ब्लड मैन्योर, ठीक है, फिश मैन्योर, ये सारी जो चीजें होती हैं तो दैट कम्स अंडर योर कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। तो ये आपका कुछ एडिशनल पार्ट था जो हमने इसमें डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो था आपका इफ को एग्जाम में पूछा गया था, सो बेसिकली दैट वाज आस्क्ड, ओके। सो क्वेश्चन क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट। अब बेसिकली ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की एक प्रोसेस है ना, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, देखो पहले क्या होती है, अमोनिया की फॉर्मेशन। अमोनिया की फॉर्मेशन को आप क्या बोलते हैं, दैट इज टर्म्ड एज अमोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर जो आपका अमोनिया होता है ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है आपका नाइट्राइट में, एंड देन इट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, ठीक है, NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर जो इन्वॉल्व होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोसोमोनास हो गया एंड जो यहाँ पर इन्वॉल्व होता है दैट इज नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसिस्टिस, ओके। अब जो ऑप्शन में आपको दे रखा है सीडोमोनास, ये इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। जब क्या होता है, इसका कन्वर्जन होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। इसका बेसिकली जो डीनाइट्रिफिकेशन है एक टाइप का लॉस है एंड ये होता है कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में एंड दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके लिए कुछ एडिशनल पार्ट है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्राइट टू नाइट्रेट दैट इज नाइट्रोबैक्टर, ओके। सो ये आपकी क्या थी, प्रोसेस थी, नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस थी जिसमें आपका कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, दैट इज द फिनोमेना स्लाइकनसाइड या स्लिकनसाइड आप बोलेंगे इन फाउंड इन विच सॉइल, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली एक तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्लस इसमें जो यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी है वो आपको काफी डिफरेंट दिखने वाली होगी। अब जो स्लिकनसाइड होता है ना ये होता है आपका पॉलिश सरफेस, ठीक है। तो मतलब क्या है कि फ्रिक्शन की वजह से ना जो पॉलिश सरफेस होता है वो इतना फाइन पॉलिश सरफेस होता है, तो उसमें जब फ्रिक्शन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, क्रैक्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। एंड आप सबको पता है कि क्रैकिंग प्रॉपर्टी किस सॉइल में होती है, तो दैट इज फाउंड इन ब्लैक सॉइल। अब आपके लिए एडिशनल क्वेश्चन क्या है जो कि आपसे नाबार्ड एग्जाम में पूछे गए थे कि ब्लैक सॉइल का ऑर्डर कौन सा होता है, दैट इज वर्टिसॉल, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल का ऑर्डर होता है वर्टिसॉल। क्रैकिंग प्रॉपर्टी आपकी किस में होती है, ब्लैक सॉइल में होती है, जिसे आप स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। प्लस उस जो आपकी ब्लैक सॉइल होती है उसमें कौन सी एबिलिटी होती है, दैट इज सेल्फ मल्चिंग प्रॉपर्टी आप जिसे बोलते हैं, तो वो भी आपकी ब्लैक सॉइल में मिलती है, ओके। अब जो ब्लैक सॉइल में यूजुअली ग्रोन होने वाली क्रॉप है दैट इज कॉल्ड एज कॉटन, है ना। तो कॉटन इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि रेगुर सॉइल किसे कहते हैं, ठीक है। तो रेगुर सॉइल यूजुअली किसको कहा जाता है, तो बेसिकली जो स्लिकनसाइड प्रॉपर्टी होती है, स्लिकनसाइड प्रॉपर्टी होती है, ये कौन सी सॉइल में मिलती है, दैट इज फाउंड इन वर्टिसॉल, ठीक है। आप लोगों को अगर सॉइल ऑर्डर याद करना है तो हमारा एक वाईटी शॉर्ट है इसी चैनल पर अपलोडेड है जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताई है 12 सॉइल ऑर्डर याद करने की। तो आप इजीली उससे क्या कर सकते हैं, जो 12 सॉइल ऑर्डर हैं उनको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है, 12 सॉइल ऑर्डर हैं, जिसमें से जो जेली सॉइल होता है ना, तो दैट इज, इसमें क्या होता है, परमानेंट फ्रॉस्ट वाली कंडीशन जहां पर होती है, तो दैट कम्स अंडर योर जेली सॉइल ऑर्डर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉस्फोरस अपटेक इन एल्कली सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, जहां पर फॉस्फोरस आता है ना तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो फॉस्फोरस अपटेक इन एल्कली सॉइल, किस फॉर्म में ये फॉस्फोरस अपटेक होता है एल्कली सॉइल में, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे इस ग्राफ के थ्रू, ओके। सो बेसिकली ये है आपका एसिडिक कंडीशन, ठीक है, ये हो गया आपका न्यूट्रल कंडीशन, ये हो गया आपका एल्कलाइन कंडीशन, ओके। अब जो फॉस्फोरस होता है वो आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है,
बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। इसीलिए जो सॉइल में उसकी मोबिलिटी होती है लीस्ट मोबाइल अगर आप बोलेंगे, दैट इज फॉस्फोरस और जिंक। ठीक है, जिनमें क्या होती है, बहुत ही कम मोबिलिटी। आपको अगर सॉइल में हम न्यूट्रिएंट मोबिलिटी डिस्कस करते हैं तो आपको पता है कि वहां पर सबसे ज्यादा मोबिलिटी किनकी होती है, दैट इज अनायंस की, है ना। तो अब एसिडिक सॉइल जहां पर होती है तो वहां पर आपको पता है आयरन और एल्यूमिनियम क्या होता है, डोमिनेंट एलिमेंट होते हैं, जिनके साथ आपका जो फॉस्फोरस होता है वो बाइंड हो जाता है। ओके, अगर आप बात करेंगे एल्कलाइन कंडीशन की तो यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ आपका जो फॉस्फोरस होता है वो बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसके साथ, आयरन एल्यूमिनियम के साथ बाइंड हो गया। यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फोरस, कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ आपका जो फॉस्फोरस है वो बाइंड हो गया। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होती है वो होती है किस पे, न्यूट्रल पीएच पे। न्यूट्रल पीएच पे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉस्फोरस होता है वो मैक्सिमम किस पीएच पे अवेलेबल होता है, तो दैट इज इन न्यूट्रल पीएच पे आपका जो फॉस्फोरस होता है वो मैक्सिमम अवेलेबल होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया था कि फॉस्फोरस की वो कौन सी फॉर्म है जो एल्कलाइन कंडीशन में मिलती है। ठीक है, तो बेसिकली PO4 3 नेगेटिव जो फॉर्म होती है वो आपकी किस में मिलती है, दैट इज इन एल्कलाइन कंडीशन में आपकी ये वाली फॉर्म मिलती है। ठीक है, अगर आप बात करेंगे एसिडिक सॉइल की तो ये आपको ये H3PO4 वाली फॉर्म जो मिलती है तो दैट इज इन व्हाट, एसिडिक कंडीशन में। और ये मैक्सिमम कहां पर अवेलेबल होता है, मैक्सिमम अवेलेबल होता है न्यूट्रल पीएच में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज PO4 3 नेगेटिव, जहां पर जिस फॉर्म में सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है, कौन सी कंडीशन में, दैट इज इन एल्कलाइन कंडीशन में ये इस फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट वाज आज इन AFO 2020। अभी रिसेंटली जो आपका AFO का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो एन एग्जाम्पल ऑफ अमाइड फर्टिलाइजर, अमाइड फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल। ठीक है, आप सबको पता है कि जो यूरिया होता है वो बेसिकली क्या होता है, अमाइड फर्टिलाइजर होता है, तो इसका आंसर है यूरिया। ओके, अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं और ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जो आपके नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कैसे कैटेगराइज है, दैट आर अमोनिकल फर्टिलाइजर, ठीक है, नाइट्रेट फर्टिलाइजर, बोथ अमोनियम एंड नाइट्रेट फर्टिलाइजर। ठीक है, और उसमें जो अमाइड फर्टिलाइजर होता है तो दैट इज व्हाट, दैट इज योर यूरिया। ओके, अब अगर बात करेंगे हम किन की, दैट इज अमोनियम फर्टिलाइजर की, तो अमोनियम फर्टिलाइजर में आप कह सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो दैट कम्स अंडर योर अमोनियम फर्टिलाइजर। अब अगर बात करेंगे हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर की तो आप कह सकते हैं क्या, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट आपको पता है कि बहुत एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर है, जिसमें जो जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो कितना होता है, 33% नाइट्रोजन होता है। ओके, जो आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैन है, कैन बेसिकली क्या है, दैट इज किसान खाद। ओके, और इसी को आप क्या कहते हैं, न्यूट्रल फर्टिलाइजर भी कहते हैं। ओके, सो बेसिकली आपके 3 टाइप के क्या हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, ऑफ योर नाइट्रोजन के जो फर्टिलाइजर्स हो गए ये हो गए, एंड जो ये यूरिया है इसमें कितना नाइट्रोजन कंटेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज 46% नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ मिनरल फ्रॉम टॉप सॉइल टू सब सॉइल थ्रू सॉइल वाटर इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो जो आपके मिनरल्स होते हैं ये भी आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दैट वाज आस्क्ड इन योर क्रिप्को एग्जाम। सो आपसे पूछा गया है कि जो आपके न्यूट्रिएंट होते हैं वो टॉप सॉइल से सब सॉइल में मूव करते हैं इन विद वाटर। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज लीचिंग। इसको आप क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, दैट इज आपको सलाइन सॉइल को अगर रिक्लेम करना होता है तो कौन सा मेथड आप अप्लाई करते हैं, तो लीचिंग, फ्लडिंग, स्क्रैपिंग, ये जो मेथड है आप सलाइन सॉइल को रिक्लेम करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप बात करेंगे इनफिल्ट्रेशन की तो जो वाटर एंटर होता है सॉइल में दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, दैट इज टर्म्ड एज इनफिल्ट्रेशन। अगर बात करेंगे कंडक्शन की तो दैट इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर का जो मेथड होता है ये होता है कंडक्शन। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन मतलब लीफ से जो आपका वाटर रिलीज होता है। ठीक है, एंड इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल, है ना, इससे आपका मोस्ट वाटर क्या होता है, लॉस होता है एटमॉस्फेयर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम डिस्कस कर रहे थे इन्फ्लोरेसेंस, तब मैंने आपसे कहा था कि फैमिली बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो दैट इज द क्वेश्चन, सीसेम बिलोंग्स टू द फैमिली। तो सीसेम की फैमिली आपने जो आपका इसका कॉमन नेम होता है दैट इज तिल, है ना। तो सीसेम की फैमिली कौन सी होती है? तो इज इट एस्टेरेसी, पेडिलेसी, टिलेसी, चिनोपोडेसी, ठीक है। तो बेसिकली हम एक एक करके सारी फैमिली डिस्कस कर लेते हैं। जो एस्टेरेसी होती है, सनफ्लावर, सैफलावर, इनकी जो फैमिली होती है दैट कम्स अंडर योर एस्टेरेसी, ओके। पेडिलेसी होती है आपकी सीसेम की फैमिली। जूट, ठीक है, तो जूट जो आपका फाइबर क्रॉप है दैट कम्स अंडर योर टीलिएसी, ओके। एंड जो आपका कॉटन होता है दैट कम्स अंडर योर मालविएसी फैमिली। एंड चिनोपोडेसी में आता है आपका शुगर बीट, ओके। सो इनकी फैमिली होती है, शुगर बीट की फैमिली होती है चिनोपोडिएसी, ओके। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे लीची की फैमिली, ओके। तो मुझे लीची की फैमिली आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि लीची की फैमिली कौन सी होती है, किस फैमिली से आपकी जो लीची है, फेवरेट क्रॉप है, वो बिलोंग करती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंटेंट इन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रेड, ओके। अब बेसिकली ग्रेड फर्टिलाइजर, ग्रेड क्या होता है? तो फर्टिलाइजर ग्रेड होता है परसेंट ऑफ एन, परसेंट नाइट्रोजन, P2O5 एंड K2O इन फर्टिलाइजर, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर ग्रेड कहते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाएगा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का, तो दैट इज P2O5, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा P2O5। वहीं अगर आपसे पूछा जाएगा पोटेशियम फर्टिलाइजर का, तो दैट इज K2O, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? दैट इज K2O, ओके। अब अगर आपके पास है 16, 4, 8, ये आपके पास कोई ग्रेड है, मींस कितना है इसमें जो परसेंट नाइट्रोजन है दैट इज 16%, P2O5 है 4, और ये हो गया आपका परसेंट K2O, ओके। सो आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो समझ आया होगा, दैट इज कि कितना जो आपका परसेंट P2O5 K2O होता है। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज विच न्यूट्रिएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलन स्टेरिलिटी, ठीक है। तो जो आपका बोरोन होता है ना, बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलन स्टेरिलिटी के लिए, ठीक है। एंड बोरोन की वजह से फ्रूट क्रैकिंग भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से होती है बटनिंग इन कॉलीफ्लावर, ठीक है। तो एक मेजर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है दैट इज फाउंड इन कॉलीफ्लावर, दैट इज नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। जिंक से, तो जिंक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था, दैट वाज कि खैरा डिजीज किसकी वजह से होती है? तो दैट इज ड्यू टू जिंक डेफिशिएंसी, ठीक है। तो जिंक डेफिशिएंसी की वजह से होती है आपकी खैरा डिजीज। बोरोन, जो इस क्वेश्चन का आंसर है कि पॉलन स्टेरिलिटी अगर किस न्यूट्रिएंट की एलिमेंट की डेफिशिएंसी से होती है, तो दैट इज व्हाट? बोरोन, ओके। नेक्स्ट इज कैल्शियम। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी किसकी वजह से, सॉरी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? तो दैट इज BER, ओके। तो ब्लॉसम एंड रॉट इन टोमेटो, ओके। BER जो होती है दैट इज ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी, ओके। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट एनालिसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड, ठीक है। तो जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है आपके लिए। तो बेसिकली जो आपके माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं वो कुछ इस तरह से डिवाइडेड होते हैं, कैसे? तो जो आपके माइक्रो लार्जर अमाउंट में वो चाहिए होते हैं, तो दैट इज मैक्रो। तो दीज आर CHO, NPK, CA, MgS, ओके। सो ये मैक्रो है। माइक्रो में क्या होता है? Fe, Mn, कॉपर, जिंक, BMO, Cl, Ni, ओके। सो बेसिकली ये आपके स्मॉलर क्वांटिटी में चाहिए रहते हैं, तो दैट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट। एंड आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि इनमें से आपको आइडेंटिफाई करने थे कि कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ओके। तो आपको दे रखे थे माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड आई थिंक जो आपका आयन है या इनमें से कोई सा भी अगर आपके पास एक न्यूट्रिएंट है तो वो क्या होगा? दैट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। और वाइसी वर्सा अगर आपके पास माइक्रोन्यूट्रिएंट दे रखे हैं एंड आपको मैक्रो आइडेंटिफाई करना है, सो दैट इज इन 9 में से आपका कोई एक क्या होगा? मैक्रोन्यूट्रिएंट होगा। अब बात करते हैं किसकी कि जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उनके एनालिसिस के लिए आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं आप, ठीक है। तो दैट इज AAS, ठीक है। तो AAS जो होता है वो आप यूज करते हैं किसके एनालिसिस के लिए? माइक्रोन्यूट्रिएंट के एनालिसिस के लिए, ठीक है। अगर आप बात करेंगे जेल्डाल अपैरेटस की, तो जेल्डाल आप यूज करते हैं नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए।
अगर आप बात करेंगे किसकी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है आपका फॉस्फोरस एस्टिमेशन के लिए, वेयरएज फ्लेम फोटोमीटर होता है आपका पोटेशियम के एस्टिमेशन के लिए। ओके, तो पोटेशियम एस्टिमेशन के लिए आप क्या यूज करते हैं, दैट इज फ्लेम फोटोमीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजरी कहां पर लोकेटेड है। ओके, सो बेसिकली जो आपका काजरी है दैट इज लोकेटेड इन जोधपुर। ओके, तो काजरी जहां पर लोकेटेड है दैट इज जोधपुर। हैदराबाद में क्या है, इक्रीसेट, इक्रीसेट है आपका पतंचेरू हैदराबाद में। देहरादून में है आपका IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये भी आपका कहां पर है, दैट इज लोकेटेड इन देहरादून। एंड अगर आप बात करेंगे फूड टेक्नोलॉजी की, CFTRI की, तो दैट इज लोकेटेड इन मैसूर। ओके, तो ये कहां पर लोकेटेड है, दैट इज लोकेटेड इन मैसूर। ओके, अब आपके लिए मैं जो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आई थी, तो दैट इज कि हम लोगों का जो क्रिप्को का कोर्स है वो आप परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको मिलेगा जो भी आपका AFO का रिलेटेड कंटेंट है, एग्रीकल्चर का रिलेटेड कंटेंट है, वो प्रॉपर आपको उसमें आपके नोट्स, कोर्स वीडियोस, टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्लस आपको जो GA का कंटेंट है वो मिलेगा फ्री। ओके, सो आपको जो GA का जितना भी कंटेंट है वो उस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। तो अगर आप AFO ये वाला कोर्स परचेस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एग्रीकल्चर के लिए आप परचेस करते हैं तो आपको उसमें GA का जो कंटेंट है वो फ्री मिलेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो काइंडली लाइक द वीडियो, वॉच द वीडियो, शेयर द वीडियो। ओके, एंड आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में मुझे क्या टॉपिक यूज करना चाहिए, आपको क्या टॉपिक टफ लगता है फॉर क्रिप्को एग्जाम, तो मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।